नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्स्ट बुक सिलेक्ट में। आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मेरी तरफ से और मेरे पूरे टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने शुरू किया था, तो उससे जुड़े हुए ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग तथ्य हैं जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत जरूरी है। और उसी में से आज एक मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या सच में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन को जलाना चाहते थे? ये उनका जो स्टेटमेंट आया था उसके पीछे का कारण क्या था? जो खुद संविधान के निर्माता रहे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दर्जा भी दिया जाता है, उनको उस रिस्पेक्ट के साथ नवाजा जाता है, तो वो क्यों नाराज थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और उसके पीछे का कारण क्या था? तो ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। स्वतंत्रता के बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि क्या आप आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो या अंडर और जुरिस्डिक्शन आपको ये डिसीजन लेना है, तो भारत ने कह दिया कि उतने तो हम सक्षम हैं और हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो बना सकते हैं, लेकिन आपके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ऐसे कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि इंडिया इज द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन और ऐसे ही हमने इनको ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस सौंप दिया और हमने यहाँ से पीछे कदम ले लिया, तो शायद से ये एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेप हो सकता है। इसी के चलते 1946 में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने एक ऑब्जर्वर का रोल इसमें कंप्लीटली प्ले किया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो इसको लेके दो मुद्दे सामने आते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये आपके डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे। इसके चलते ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डेमोक्रेटिक मूल्यों के विपरीत है। दूसरा, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप ये मानता है कि निश्चित तौर पे ये लोग आपके डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज थे उनके द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, रादर मैं कहूंगा उनके द्वारा नॉमिनेटेड ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, जो कि भारत के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार का ये जो अनुमान लगाना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनडेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये सारा सार गलत है। क्योंकि अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने उनको नॉमिनेट किया था तो एक प्रकार से भारत के हर एक सेक्ट को, हर एक सेक्शन को, हर एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जिस समाज को पिछड़ा समाज माना गया था बरसों से, उनके लीडर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो केवल दलितों के लीडर थे, वो पूरे भारत के लीडर थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनका ड्राफ्टिंग कमेटी एंड एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करीबन 3 साल तक, अगर मैं प्रिसाइसली कहूं तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान दिया। और काफी मेहनत के बाद, काफी स्क्रूटिनी और काफी डिस्कशन, काफी डिबेट डिस्कशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना संविधान बनाया। जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तब हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके मेंबर्स जो थे उनको भी इंक्लूड किया गया था। जो सेपरेट पाकिस्तान की मांग कर रहा मुस्लिम लीग, उनको भी ये एक अपॉर्चुनिटी दिया गया था। तब जब बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश को हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, तो एंटायर आपका बंगाल प्रोविंस ये भी हमारा हिस्सा था। लेकिन आपके प्रिंसली स्टेट्स और ऐसे मुस्लिम लीग, ये जो लीडर्स थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में उतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करने से वो मुकर गए। वो इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उनकी अपनी कुछ अलग मांगे थी। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया। आपको थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये मुद्दे स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं अभी, ये बहुत जरूरी है कि जैसे इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ। तो फर्स्ट सेशन की यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को इसका फर्स्ट सेशन हुआ था।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको एक टेम्पररी बेसिस पे इसका चेयरमैन बनाया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के तौर पे वो नियुक्त हुए। इस प्रकार से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कुल 11 सेशन हुए थे, तो आखिरी सेशन जो था वो 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चला। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार था और फाइनली हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने संविधान पे सिग्नेचर करके कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे अडॉप्ट किया। अभी हमने 26 तारीख ही क्यों चुना था, क्योंकि इसके पीछे एक सिंबॉलिक रीजन है। सिंबॉलिक रीजन यही था कि हमने ऑलरेडी आपके कराची सेशन में 26 जैन को भारत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 से हमारे देश में भारतीय संविधान के कुछ कानून लागू हो चुके थे, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय संविधान के सारे कानून को लागू किया गया 26 जैन 1950 को। तो 26 जैन 1950 से पहले एक बार फिर 24 जैन को ये सारे के सारे मेंबर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हाजिर हुए। सबने यहाँ पे अपना सिग्नेचर किया और 26 जैन 1950 इज कंसिडर्ड एज द अडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम हमारे रिपब्लिक डे के तौर पे भी उसको मनाते हैं। अभी आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि अगर 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी रखा था, कुछ कानून लागू कर दिए गए, 1950 26 जनवरी को हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने देश भर में लागू किया, तो तब तक हमारा शासन किस कानून के आधार पर चल रहा था? तो ये जो हमारा शासन चल रहा था ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके अनुसार हमारा शासन चला। और बाद में 26 नवंबर 1949 को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को साइडलाइन किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कानून लागू किए और बाद में 26 जैन 1950 से एंटायर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया और उसके कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किए। तो ये जो एक मीटिंग हुआ था, सबने यहाँ पे सिग्नेचर किया एंड फाइनली दे हैव अडॉप्टेड कि भाई अभी हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटिशर्स आपकी हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, भले ही कॉमनवेल्थ नेशंस ये जो आपका ग्रुप है उसका हम हिस्सा रहेंगे, बट इंडिया इज कंप्लीटली अ सोवरेन नेशन, जिसको हम कहते हैं सार्वभौमत्व जो है वो हमें प्राप्त किया हमने, और उसके अनुसार हमारा जो शासन कार्यकाल है ये शुरू हुआ। अगेन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि आपके स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन कैसा था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका क्रोनोलॉजिकली अगर आप इसको लगा सकते हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव किसके थे? तो यूनाइटेड प्रोविंस जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा थे, 55। बाद में आपको पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा थे या बॉम्बे के, तो निश्चित तौर पे बॉम्बे के कम थे, मद्रास के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा थे 49। बाद में आप देख सकते हो बिहार के रिप्रेजेंटेटिव्स काफी ज्यादा थे 36। बाद में बॉम्बे माने आपका आज का महाराष्ट्र गुजरात ये जो एक रीजन है वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे आपके 21। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। और ये जितने भी मेंबर थे बच्चों अपने ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे। इन रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली ने, माने आपका मद्रास, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी इन्होंने इन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि ये जो मेंबर्स थे ये डेमोक्रेटिकली नहीं आए थे। निश्चित तौर पे ये डेमोक्रेटिकली आए थे, क्योंकि हमारे राज्यसभा के मेंबर्स जिनको हम नॉमिनेट करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है? क्योंकि हमारे संविधान में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आगे की तरफ चलते हैं। अभी अभी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जैसे मैंने कहा कि आपका 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक यहाँ पे कई सारे हेल्दी डिबेट्स और डिस्कशन चले। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनको लेके मेंबर्स के बीच किसी भी बात को लेके एक सिंगल ओपिनियन नहीं हो पाता था, हर एक की अपनी अपनी राय वो सामने रखते थे। जैसे कि अगर हम कहें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ऐसे कई मुद्दे थे, जैसे आपका हिंदू कोड बिल हो गया, जो दलित और पिछड़ा समाज है उनके रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, रिजर्वेशन की बात हो गई, आपका इवन जमींदारी। जमींदारी तो ये बहुत ही आपका डिबेटेड और हीटेड मुद्दा था।
और जिसके ऊपर हम किसी और क्लास में, अगर आपकी वैसी डिमांड है तो हम उसके ऊपर भी निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे कि जिसके ऊपर सारे प्रतिनिधि जो थे किसी कॉमन ओपिनियन पे नहीं आ रहे थे, लेकिन ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे उन सबके मन में एक कॉमन गोल था, एक कॉमन थॉट यही था कि हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है और इस नए राष्ट्र की प्रक्रिया में हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस माने सबका साथ सबका विकास है, आज का कोई आपका नारा नहीं। तब जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट डिस्कशंस होते थे तो हमारे सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमारा कास्ट सिस्टम, हमारा लिंग्विस्टिक आधार पर जो देश आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, तो इन सभी को इंटैक्ट रखने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, हमारे कानून क्या होने चाहिए, किसी मेजोरिटी कम्युनिटी के कारण किसी माइनॉरिटीज को सप्रेस नहीं होना चाहिए और माइनॉरिटीज को भी यहाँ पे उतना सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, दे शुड फील प्रोटेक्टेड। तो ये सारे डिस्कशंस के बावजूद अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेजोरिटी को जो एक नागरिक के तौर पे जो अधिकार मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही अधिकार जो इस देश की माइनॉरिटीज है, फिर वो आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज हो और अपने देश का दलित और पिछड़ा समाज क्यों ना हो, तो एक नागरिक के तौर पे उनको वही सारे हक मिलेंगे जो आपके मेजोरिटी कम्युनिटी को मिल रहे हैं। तो ये काफी हेल्दी डिबेट डिस्कशन हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ये बाकी के मेंबर्स, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी अहम था। अभी ऐसे कुछ आपको मूर्ख मिलेंगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि आपने बाकी के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उनका पढ़ाई किया और आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मुद्दे लिए। मुझे एक बात बताइए कि आप अगर टेक्स्ट बुक के नोट्स, एम लक्ष्मीकांत के नोट्स और बाकी 3-4 बुक्स के नोट्स अगर रेफर करके अपना खुद का नोट्स बनाने जाओ तो उसमें मेहनत लगता है या नहीं लगता? क्या आप एज इट इज एम लक्ष्मीकांत के नोट्स को कॉपी करोगे? जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया आप इसको कॉपी करके आंसर लिखोगे उसका? बिल्कुल नहीं लिखोगे। आपको अपना खुद का एक ओपिनियन बनाना पड़ता है। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बाकी के जो देश है, फिर आपका यूएसए हो गया, जापान हो गया, आपका आयरलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, रशिया, यूके, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया। लेकिन ये बात ड्राफ्टिंग कमेटी सही तरीके से जानता था कि इन देशों का सोशल स्ट्रक्चर और स्टेटस और हमारे देश का सोशल स्ट्रक्चर और स्टेटस काफी अलग है। तो हमें इन सभी प्रोविजंस का, माने जो बाकी के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोविजन उठाए, उन सभी का हमें इंडिजिनियस या फिर इंडियन वर्जन हमें बनाना था ताकि भारत के समाज में उसको अच्छे प्रकार से हम अडॉप्ट कर पाए। तो ये जो हमारा इंडियन वर्जन बाकी के कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर करके हमने बनाया, एंड थैंक्स टू द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी कि उनके पास, और हम ये नहीं कह सकते केवल ड्राफ्टिंग कमिटी, एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास वो विजन था, वो जानते थे कि आगे जाके भविष्य में जो कोई सरकारें आएंगी, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहेगी, ये तो तय था कि शायद से कांग्रेस, ऐसा नहीं था कि तब कांग्रेस डोमिनेटिंग थी, बाद में कांग्रेस का जो शासन काल है वो लंबे समय तक चलेगा, तो सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन जो कोर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई बदल नहीं सकता। और उसकी संरक्षण की जो जिम्मेदारी थी उसके लिए हमने हमारे जुडिशियल, रैदर मैं कहूंगा हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है, उसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोटेक्टर, एक गार्डियन के तौर पे हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, आपके जो कोर वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको कोई धक्का ना पहुंचा पाए। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अलग से वीडियो में आपके साथ आने वाले समय में डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पर्सपेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या था। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने काफी प्रैक्टिकल एक व्यू अपना सामने रखा था। उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो इम्प्लीमेंट करने वाले के मोरल कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। अभी उनके शब्दों में अगर हम जानने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा था, हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी,
इफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। माने संविधान हमने कितना भी अच्छा क्यों ना बनाया हो, उसको जो लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, माने जो लीडर्स, जो शासन उसको इंप्लीमेंट करने वाला है, अगर वो सही नहीं है, उनका इंटेंशन सही नहीं है, तो ये देश के लिए हानिकारक हो सकता है। एंड बाद में बाबा साहब कहते हैं, हाउएवर बैड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज इंप्लीमेंटिंग इट आर गुड, इट विल प्रूव टू बी गुड। भले ही आपके संविधान के कुछ प्रोविजन समाज विघातक हो सकते हैं, शायद आपके समाज के लिए उतने अच्छे ना हो, आपका संविधान शायद बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाले लीडर्स का अगर मोरल कॉन्शियसनेस अच्छा है, उनके इथिकल वैल्यूज अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो बुरा होने के बावजूद भी समाज का अच्छा ही होगा। तो अल्टीमेटली बाबा साहब ने यह कह दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मेहनत किया है, ये तो डेफिनेटली उनका ड्यूटी था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था और उन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी आने वाले समय के जितने भी शासन रहेंगे, उनके लीडर्स का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उन्होंने बहुत ही इथिकली और हायर मोरल कॉन्शियसनेस के साथ हमारे संविधान को, उसके कानून को अपने देश में अडॉप्ट करना है। कब, कैसे, किस स्ट्रक्चर को अमेंड करना है, ये बात भी वो उन्होंने भली बातें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। अदरवाइज जो फार्म बिल के बारे में हुआ कि फार्म बिल तो इंप्लीमेंट कर दिया, बाद में देश की माफी मांग के उसको रिपील करना पड़ा, क्योंकि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, दैट डजंट मीन कि आप किसी सेक्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। तो ये फार्मर्स कम्युनिटी, ये फार्मर्स सेक्शन हमारे सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, और इस प्रकार से कोई कानून इंपोज करना, इट इज द साइन ऑफ डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। ये एक नया टर्मिनोलॉजी मैंने मेरे एक पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, यूज किया था मैंने, कि अपने देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो, और अगर उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के कुछ चंद लोग अपना कोई फैसला, अपना कोई पॉलिसी अगर सोसाइटी पे इंपोज करता है, तो वो आपका डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का साइन है। और बाबा साहब अंबेडकर भी यही कहते थे, अगर कानून का मिसयूज हुआ, उन्होंने ये कहा, इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड, आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। अगर किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया संविधान का अपने खुद के फायदे के लिए, तो पहला इंसान मैं ही रहूंगा कि जो मैं इसको जला दूं। और आपको लगता है कि हमारे संविधान का आज के दिन में कई जगहों पे मिसयूज हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और आपका कमेंट करते वक्त केवल यस नो ये कमेंट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मिसयूज हो रहा है तो उसका एक एग्जांपल भी दीजिए, क्योंकि जो मुझे वैलिड कमेंट लगेगा उसी के आधार पर मैं मेरा अगला शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या सच में मिसयूज हुआ है और उसके पीछे का कारण क्या है। अभी ये बात है 1953 की, जब राज्यसभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही थी, और एग्जैक्टली उन्हीं के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। बाद में मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बाबा साहब ने राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को यह कहा था, इट इज बाय प्लैकेटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ स्मॉलर कम्युनिटीज एंड स्मॉलर पीपल हु आर अफ्रेड दैट द मेजॉरिटी may do wrong that the British Parliament works. Sir, my friends tell me that I have made the constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody. But whatever that may be, it our people want to carry on. They must not forget that there are majorities and there are minorities. And they simply cannot ignore the minorities by saying, oh no, to recognize you is to harm democracy. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. तो अपने देश में अगर मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज को सप्रेस करने लगे, अगर अपने देश में मॉब लिंचिंग जैसे केसेस हो, अगर अपने देश में राइट्स होते हैं, अगर अपने देश में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है, अगर अपने देश में कोई दलित अगर दूल्हा घोड़ी पे चढ़ने के कारण उसको मारा जाता है, अगर किसी दलित बच्ची का बलात्कार होके पुलिस प्रशासन उसके घर वालों को इत्तला किए बिना अगर उसका अंतिम संस्कार कर देता है, तो दिस इज द साइन ऑफ द मिसयूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब यही नहीं चाहते थे कि अगर मेजोरिटी में इस मिसयूज करने का एटीट्यूड अगर डेवलप हो गया, तो अपने देश में माइनॉरिटीज और पिछड़ा समाज जो है
वो अपने आप को सशक्त नहीं बना पाएगा और अपने आप को वो सिक्योर नहीं समझ पाएगा। बाद में इसको और एक्सप्लेन किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 मार्च 1955 को। बाबा साहब ने कहा था, डू यू वांट अ रिप्लाई टू दैट, माने जो उन्होंने 53 में कहा था कि आई शैल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट, तो 55 में डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था आई वुड गिव इट टू यू राइट हियर, माने मैं क्यों जलाना चाहता था उसका कारण उन्होंने यहां पे दिया। फिर से जानने की कोशिश करते हैं बाबा साहब के अपने खुद के शब्दों में। माय फ्रेंड सेज दैट द लास्ट टाइम व्हेन आई स्पोक आई सेड दैट आई वांटेड टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन, वेल इन अ हरी आई डिड नॉट एक्सप्लेन द रीजन। नाउ दैट माय फ्रेंड हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी आई थिंक आई शैल गिव द रीजन, कि मैं क्यों जलाना चाहता था अभी मैं कारण बताना चाहता हूं आपको। द रीजन इज दिस, we built a temple for God to come in and reside. But before the God could be installed, if the devil had taken possession of it, what else could we do except destroy the temple? अगर हमने मंदिर बनाया, हम चाहते हैं कि भगवान की प्रतिमा या फिर भगवान को वहां पे हम एस्टैब्लिश करें, उनको हम वहां पे बिठाएं, लेकिन उससे पहले ही कोई शैतान आके बैठ गया तो आप क्या करोगे? आप मंदिर तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? We do not intend that it should be occupied by the asuras. हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई असुर, कोई दैत्य वहां पे आके बैठे। और वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने यही सोच रखी थी कि उसका मिसयूज ना हो, उसका समाज के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो। बाद में बाबा साहब कहते हैं वी इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द देवास, दैट्स द रीजन व्हाई आई सेड आई वुड रादर लाइक टू बर्न इट। हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि हमारे आसपास आपके भगवान स्वरूप लोग हो, ना कि कोई असुर, ना कि कोई दैत्य। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के वेपन को किसी दैत्य के हाथ में दे दिया जाए तो निश्चित तौर पे समाज को एक बहुत बड़ी हानि उससे हो सकती है। तो ये एग्जाम्पल बाबा साहब ने दिया था और इसी कारण बाबा साहब जो है हमारे संविधान को जलाना चाहते थे। वो जानते थे, और जो कि एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमें आगे के शॉर्ट सेशंस में देखने हैं कि किस प्रकार से हिंदू कोड बिल को लेके बाबा साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ये बात भी हम जानेंगे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो ये एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो फिलहाल बहुत हाइप है इस मूवी का। अभी ये मूवी तो मेरे हिसाब से काफी सारे लोगों ने देख रखी है। तो जय भीम मूवी में जो दिखाया गया है कि किस प्रकार से अभी ये जो विक्टिम है, ये महिला, ये उसकी बच्ची, सो दिस विक्टिम रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज, और उनको स्वतंत्र भारत में अगर इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया गया है तो ये बिल्कुल से अपने आप में बयां करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ना आवश्यक है और सही लोगों ने इसका एग्जीक्यूशन करना आवश्यक है। तो इस मूवी को भी मैं डिकोड करना चाहता हूँ। सोशल इश्यूज जो है इस जय भीम मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, इस मूवी को डिकोड करते हुए ऐसी क्या सोशल अपने देश में चैलेंजेस हमारे सामने है, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और वैसा आप कमेंट करोगे तो और मिलेंगे हम आगे के सेशंस में, जिसमें मैं इस मूवी के बारे में चर्चा करूंगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा करूंगा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हिंदू कोड बिल को लेके और बाकी के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आशा करता हूं कि ये शॉर्ट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैं फिर से संविधान दिवस के इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से और मेरे पूरे टेक्स्ट बुक परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच। और आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम का ऑफिशियल ग्रुप है, सुमित सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। आप इससे जुड़ सकते हो। यहाँ पे जो मेरे फ्यूचर के आने वाले क्लासेस, फिलहाल मेरे मास्टर क्लासेस चलते हैं। मेरा एक यूपीएससी आईएएस के लिए करंट अफेयर्स का एक बैच लॉन्च हो रहा है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। मेरा, अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो यूपीपीएससी के लिए मैं पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाला हूँ, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डेली 8 बजे मेरा यूट्यूब पे लाइव सेशन होता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स के ऊपर, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उस सभी के लिए आपने क्या करना है, ये मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आपको ये सारी लिंक मिलती रहे। तो बच्चों, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो जरूर आपने इसको लाइक करना है, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपके सुझाव आपको कमेंट करके बताने हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।